हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेईई और नीट में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन। किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है? फर्स्ट हमारे पास है 5 लीटर N2। पहले देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, और ये बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, चाहे वो एटम हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल हो, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। एंड इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। नेक्स्ट हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट है हमारे पास 5 लीटर नाइट्रोजन गैस। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है 5 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स बराबर में 5 अपॉन में 22/4। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। यही हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी या मॉलिक्यूल भी, हम इसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास n आ जाएगा 5Na डिवाइड बाय 22.4। सेकंड है हमारे पास 0.5 ग्राम हाइड्रोजन गैस, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 0.5 ग्राम, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 और ये एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई में Na। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन में ऑक्सीजन का मोलर मास हो जाएगा 32 और ये एवोगैड्रो नंबर। यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, अब नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे क्योंकि हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब हम फोर्थ ऑप्शन के देखें तो हमारे पास है 15 लीटर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे 15 लीटर डिवाइड बाई 22.4 और यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर। हमें बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब किसमें मैक्सिमम है। यहाँ देखा जाए तो यह 5/22.4 है, यहाँ देखा जाए तो 5/20 है, यहाँ देखा जाए तो ये 5/16 लिखा है, एंड यहाँ देखा जाए तो ये हमारे पास 5/7 पॉइंट समथिंग लिखा है। तो हमारे पास इसके नीचे 5/7 है, यहाँ 5/16, यहाँ 5/22.4, यहाँ 5/20। तो हमें बोला मैक्सिमम तब होगा जब इसके डिनोमिनेटर में सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा हमारे पास क्या 7 है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर है। आप इन्हें डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, हमारे पास डी सबसे ज्यादा आएगा। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 kg ऑफ एल्यूमिनियम। इस रिएक्शन में हमारे पास एल्यूमिनियम बन रहा है जो कि 270 kg है। हमें ये देखना है कि भाई इसका कितना मास कंज्यूम हो रहा है। मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो, चाहे वो एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो, तो हम लगाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या होता है इस कॉन्सेप्ट में, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय उसका कांस्टेंट लेते हैं हम। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, इसका कोएफिशिएंट हमारे पास 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, इसका कोएफिशिएंट हमारे पास 4। हम इन सबका बराबर कर सकते हैं, लेकिन हमें बस इन दोनों की जरूरत है, इसलिए हम इन्हीं को कंपेयर करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। कार्बन का मोलर मास होता है 12, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 270 एंड इसका मोलर मास होता है 27, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये कट जाएगा और ये यहाँ 10 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास मास आ जाएगा 90 kg, हमारे पास आ गया मास किसका, कार्बन का, तो हमारे पास हो जाएगा 90 kg ऑप्शन फोर्थ करेक्ट। प्लीज मेक नोट। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर इज नीडेड टू कंप्लीटली बर्न 1 लीटर प्रोपेन। अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें, अगर हम कभी भी कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं तो उसकी जनरल रिएक्शन होती है ये बैलेंस होती है, जो कि O2 gives XCO2 plus Y/2 H2O। अगर हम इसे प्रोपेन के लिए देखें तो हम लिखेंगे C3H8 प्लस में X की वैल्यू क्या 3 है एंड Y की वैल्यू 8 है, यहाँ पुट करते हैं
हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस में 8/4 O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2O। इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5O2। हम देख सकते हैं कार्बन 3 है, कार्बन 3 10 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 और 4 10 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन और यहाँ भी 8 हाइड्रोजन। रिएक्शन बैलेंस है, तो आपको ये जनरल रिएक्शन याद होनी चाहिए। हमें दिया गया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, हमें कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी 1 लीटर इसको बर्न करने के लिए। हमें एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब हम लगाएंगे इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के डिवाइड बाय कोएफिशिएंट 5। हमें इसका वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर है, 1 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लिखेंगे वॉल्यूम वाला 1 लीटर डिवाइड बाय 22.4, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होंगे गिवन मास, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं ऑक्सीजन के, ये 5 उधर आ जाएगा डिवाइड बाय 22.4 इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हमें क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स होता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 5 में 22.4 इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस डिवाइड बाय 22.4, ये कट जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 5 लीटर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमें डेंसिटी दे रखी है उसकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होता है, मास अपन वॉल्यूम, यहाँ पर हमें सिर्फ डेंसिटी दी है और कुछ नहीं दिया, तो हम निकालेंगे पहले मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ये क्या जाएगा मोलर मास अपॉन में डेंसिटी। वाटर का मोलर मास होता है 2 + 16 डिवाइड बाय डेंसिटी में दे रखी है 1, यह आ जाएगा 18। मोलर मास मैंने आपको बताया था, मोलर का मतलब होता है 1 मोल का मास, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल का मास है, इतने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। लेकिन हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना है, तो हम लिख सकते हैं इसे 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है हमारे पास 18 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल का निकालना है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, दिया जाएगा हमारे पास 18/6.022 इंटू में 10 की पावर 23 सेंटीमीटर क्यूब। इससे अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा अप्रोक्स 3 यानी 10 की पावर 23 ऊपर चले जाएंगे तो बनेगा ये 3 इंटू में 10 की पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है इतना? तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास करेक्ट है। प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी मोल ऑफ PbCl2 will be found by reaction between 6.5 ग्राम PbO and 3.2 ग्राम Cl2। पहले रिएक्शन लिखते हैं हम PbO प्लस में HCl, इससे बनेगा हमारे पास PbCl2 प्लस में H2O। यहाँ पर हमारे पास एक Pb एक Cl है, इसे 2 टैग कर देते हैं, हाइड्रोजन भी 2 है। अभी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट या फिर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट तभी लगाते हैं जब रिएक्शन बैलेंस हो जाए यहाँ, और स्टोइकियोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट हम तब लगाते हैं जब हमारे पास एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट हम तभी लगाते हैं जब हमें 2 रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो। तो यहाँ पर हमें 2 के बारे में इंफॉर्मेशन दी है Pb और HCl, तो हम लगाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। रिएजेंट इसमें क्या करते हैं हम पहले नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक का रेशो लेते हैं, इसका कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ लेंगे हम 1 कॉमा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा बड़ा है,
या कौन सा छोटा है, जो छोटा होगा वो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं इसके। गिवन मास हमारे पास है 6.5 डिवाइड बाय इसका मोलर मास, पीबी का मोलर मास हमें दे रखा है 207 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा हमारे पास 16 कॉमा HCl हमें दे रखा है 3.2 ग्राम और HCl का मोलर मास हो जाएगा हमारे पास, क्लोरीन का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का 1 तो हो जाएगा 36.5 और ये डिवाइड बाय 2 है ही, पॉइंट से ये कट जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6.5 अपॉन में 223 है और यहाँ पर 32 अपॉन में इतना है, इसे हम लिख सकते हैं 16 अपॉन में 365, 16 अपॉन में 365। अब हम देख लेंगे भाई इनमें से कौन सा बड़ा है। 6.5 डिवाइड बाय 223 कॉमा 16 अपॉन में 365, अगर हम पॉइंट लेंगे नीचे एक जीरो और आ जाएगा। अब इन दोनों में से हमारे पास कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, मतलब ये हमारे पास क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। इसे डिवाइड करके हम चेक कर सकते हैं। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसे हम कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट के साथ में जो हमें निकालना है। हम लिख सकते हैं PbO क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके नंबर ऑफ मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम कंपेयर कर देंगे PbCl2 के साथ में, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbCl2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका कुछ नहीं है 1 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या आते हैं इसके 65 अपॉन में 2230 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने, हाउ मेनी मोल्स, तो मोल्स निकालने हैं तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर अमाउंट बोला होता तो हमें इसका मास निकालना पड़ता, इसे डिवाइड कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा आंसर। चेक करते हैं इसे डिवाइड करके, इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 0.029 मोल्स ऑफ PbCl2, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन हमारे पास इतना परसेंट है, हाइड्रोजन 9.67% एंड ऑक्सीजन 51.62%। ऐसा भी दिया होता है कई बार क्वेश्चन में कि हमें ऑक्सीजन ना दिया हो, इन दोनों का परसेंट दे दिया हो तो हम 100 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे, या हमें हाइड्रोजन ना दिया हो तो 100 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल लेंगे। हमसे पूछ जा रहा है इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखने होते हैं एलिमेंट, हमारे पास है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पर एटॉमिक वेट, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। परसेंटेज हमें दे रखा है कार्बन का 38.71 डिवाइड बाय 12। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन 9.67 डिवाइड बाय 1 एंड 51.62 डिवाइड बाय 16। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट ले लिया हमने। उसके बाद हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा ये 3.23, इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.67 एंड इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्स 3.23 आ जाएगा ये। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनमें से जो सबसे छोटा होता है उससे इन तीनों को डिवाइड कर देते हैं। सबसे छोटा हमारे पास 3.23 है तो इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ जाएगा 1, 3.23 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3 एंड इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है एंड यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3O। ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। आपको इसमें एक चीज और याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला के। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ये बराबर होता है n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला मास के। अगर हम बात करें फॉर्मूला मास का मतलब, या इसका मतलब सिंपल ये है, जैसे अगर मैं बात करूं मेरे पास H2O2, ये मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और अगर मैं इसमें से सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, HO होगा, तो ये मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है।
एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशो। जैसे हम ग्लूकोज का एग्जांपल लें C6H12O6, तो ये मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और अगर हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला देखेंगे तो ये हो जाएगा CH2O। ये हमारे पास क्या है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमें अगर क्वेश्चन में इसका मॉलिक्यूलर मास दिया होता तो हमसे इसका एम्पिरिकल मास ही पूछ सकता था। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन एक कंटेनर में रखा जा रहा है। 10 ग्राम हाइड्रोजन है एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन है। हमें पता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, ये दोनों क्या है हमारे पास, गैस है। एक कंटेनर में डालने के बाद रिएक्शन हुई और ये बन गया वाटर। अब हमसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा, इसकी अमाउंट निकालनी है हमें, अमाउंट ऑफ वाटर। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर हमें 2 रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है तो हम लगाएंगे इसमें लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट। लिमिटिंग एजेंट सबसे पहले लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हम कंपेयर करेंगे कौन सा छोटा है, जो छोटा होगा वो लिमिटिंग एजेंट होगा, कम अमाउंट में होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन मास हमें इसका 10 एंड इसका मोलर मास होता है 2 इंटू 2। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है इसलिए इसका मोलर मास 2 लिया है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन मास 64 एंड इसका मोलर मास हो जाएगा 32/1। ये हमारे पास हो जाएगा 5/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2। हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये कम है क्योंकि इसे काटने के बाद हमें आएगा 2.5 और ये हमारे पास क्या है, 2 है, 2 कम है तो ये कह सकते हैं ऑक्सीजन हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे वाटर के साथ। नंबर ऑफ मोल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। नंबर ऑफ मोल्स क्या था हमारे पास, 2 आ रहे थे, इज इक्वल टू में हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय 2, तो हो जाएंगे हमारे पास 4 मोल। कौन सा ऑप्शन होगा ये हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है इतना, प्लीज टेक नोट। द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैसेस। हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एटम। हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। हमें दिया गया 0.1 मोल है और ट्राइएटॉमिक गैस है। तो पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कितने हमारे पास ट्राइएटॉमिक गैस के पार्टिकल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, 0.1 इज इक्वल टू में ये क्या शो कर रहा है, पार्टिकल शो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ट्राइएटॉमिक गैस हमारे पास O3 भी हो सकती है, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर हमारे पास 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आएगा 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। लेकिन ये 0.1 है, पॉइंट के नीचे 10 एक कट जाएगा, ये हो जाएगा 6.022 इंटू में 10 की पावर 22 इज इक्वल टू में नंबर ऑफ पार्टिकल। हमसे पूछा जा रहा है कितने एटम्स होंगे, तो ट्राइएटॉमिक पार्टिकल है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ एटम 3 इंटू में 6.022 इंटू 10 की पावर 22 एटम एंड ये हमारे पास सॉल्व करके आएंगे n की वैल्यू 18.066 इंटू में 10 की पावर 22 एटम्स। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालनी है तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। ये मैंने बताया था, ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं एंड ये आयंस भी हो सकते हैं। हमें यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो हम इसे मॉलिक्यूल मानेंगे। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, हमें निकाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स के मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर के। इन नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो हम हर किसी के लिए चेक करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर में गिवन मास 64 ग्राम, SO2 का मास होता है हमारे पास 64 ग्राम मोलर मास, मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर, ये हो जाएगा हमारे पास 1 Na।
सेकंड ऑप्शन हमारे पास 44 ग्राम नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे, गिवन मास 44 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44, ये Na, ये हमारे पास जाएगा 1 Na यहाँ पर हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ से आएंगे, हमने फॉर्मूला लिख दिया है, गिवन मास 48 डिवाइड बाय इसका मोलर मास होता है 48 और यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर, तो हमारे पास हो जाएगा 1 Na। फोर्थ है हमारे पास 8 ग्राम H2O, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे यहाँ से 8 डिवाइड बाय H2 का मोलर मास 2 होता है और ये Na, यहाँ से आ जाएगा ये 4 Na। तो हमारे पास सबसे ज्यादा हमसे पूछा गया था विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मैक्सिमम किसके पास है, हमारे पास हाइड्रोजन के पास है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है इतना? ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेईई और नीट के क्वेश्चन है, इसलिए इसे ढंग से नोट कर लेना और एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। क्लियर है इतना? प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट है हमारे पास द डेंसिटी ऑफ 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.252 ग्राम पर मिलीलीटर। द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, हमें मोलैरिटी निकालनी है, हमें मोलैरिटी और डेंसिटी दी हुई है, सॉल्व करते हैं। डेंसिटी हमारे पास 1.252 ग्राम पर मिलीलीटर एंड मोलैरिटी दे रखी है हमें 3m। हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है। मैंने आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन दिया था, मोलैरिटी इज इक्वल टू में 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू में 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू में मॉलिक्यूलर वेट, इसे यहां बस पुट कर देते हैं 1000 इंटू में मोलैरिटी हमारे पास है 3 डिवाइड बाय 1000 इंटू में डेंसिटी 1.252 माइनस मोलैरिटी इंटू में मॉलिक्यूलर वेट, मोलैरिटी है 3 एंड मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास NaCl का आ जाएगा 23 प्लस में 35.5, ये हो जाएगा 58.5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोलैरिटी 2.79 m। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन फोर्थ। क्लियर है इतना? प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 मिलीलीटर 2 मोलैरिटी NaOH सॉल्यूशन, मतलब हमारे पास M1 कितना है 2 मोलैरिटी एंड V1 कितना है हमारे पास 10 मिलीलीटर है एंड हमारे पास इज एडेड टू 200 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलैरिटी। वो V2 कितना है हमारे पास 200 मिलीलीटर एंड M2 है हमारे पास 0.5। व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन? हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद जो हमारे पास V3 आएगा वो इन दोनों वॉल्यूम का सम हो जाएगा, 10 प्लस में 200 हो जाएगा 210 मिलीलीटर और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो भी चेंज हो जाएगी जो कि होगी M3। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स फाइनल। इनिशियल हमारे पास कितने थे M1V1 प्लस में M2V2, इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास एक थर्ड कंसंट्रेशन बना जो कि M3 एंड वॉल्यूम है उसका V3। बस इन सब वैल्यू के यहाँ पुट कर देते हैं। M1 है हमारे पास 2 एंड V1 है हमारे पास 10 प्लस में M2 है हमारे पास 0.5 एंड V2 है हमारे पास 200 इज इक्वल टू में M3 हमें निकालना है एंड V3 हमारे पास 210। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 20 पॉइंट नीचे 10 ये कट जाएगा प्लस 100 डिवाइड बाय 210, ये हो जाएगा M3, ये हो जाएगा 120 अपॉन में 210 इज इक्वल टू में कंसंट्रेशन ये हमारे पास हो जाएगा 0.57 मोलैरिटी, मतलब हमारे पास ये आगे फाइनल कंसंट्रेशन। तो हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है इतना? प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट है हमारे पास गैसेस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबक्शन ऑफ 0.72 ग्राम वाटर एंड 3.08 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमें हाइड्रोकार्बन का इंपिरिकल फॉर्मूला चाहिए। अगर हमें परसेंटेज दिया होता है तो हम उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड करके उनके एक सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें परसेंटेज दिया नहीं है तो हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन लिखेंगे।
क्योंकि यहाँ पर हमें दो के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले हम लिखेंगे हाइड्रोकार्बन CXHY। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया था इसका जनरल स्ट्रक्चर, X प्लस में Y अपॉन में 4 O2 गिव्स, यहाँ जाएगा हमारे पास CO2 X प्लस में Y/2 H2O। हाइड्रोकार्बन के कंबक्शन पे, कंबक्शन में से ऑक्सीजन के साथ में होती है, हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हम पहले यहाँ से इनका रेशो देखेंगे कि इनका रेशो कितना आता है एक दूसरे के साथ। हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ये क्या आएंगे हमारे पास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास में CO2 को दे रखा है 3.08 डिवाइड बाय इसका मोलर मास आएगा हमारे पास 44। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर देखें तो गिवन मास में 0.72 ग्राम एंड इसका मोलर मास हमारे पास होता है 18। हमें यहाँ पर x मोल दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम यहाँ लेंगे x मोल कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय y/2 मोल्स ऑफ वाटर। ये कितना हमारे पास मोल कार्बन डाइऑक्साइड के 3.08 डिवाइड बाय 44 और यहाँ पर 0.72 डिवाइड बाय 18। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x अपॉन में y कुछ इस तरीके से आ जाएगा 7/8। तो हम कह सकते हैं x क्या है हमारे पास, कार्बन है, एंड y क्या है, हाइड्रोजन है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा C7H8। ये हमारा आंसर है। आप यहाँ पर दो चीज की इंफॉर्मेशन देख के यहाँ पर लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट मत लगा देना, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, हम लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं रिएक्टेंट को देखने के लिए कि कौन सा हमारे पास लिमिट में है। क्लियर है? प्लीज मेक नोट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल सप्लाइड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। हमारे पास एक सॉल्यूशन है 5.2 मोलर का और वो हमें सप्लाई करता है मिथाइल अल्कोहल और हमें उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। सॉल्व करते हैं। मोलर की डेफिनेशन क्या होती है, मोलैलिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको डिवाइड करने पे हमारे पास जो भी आएगा वो ये दे रखा है हमें 5.2 मोलल। इसका मतलब क्या, नीचे 1 है तो हम कह सकते हैं 5.2 मोल इन 1 kg सॉल्वेंट। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए, 5.2। एंड यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट क्या है, मिथाइल अल्कोहल है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर में हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है। हम लेंगे CH3OH के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 5.2 आ गए। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। 5.2 प्लस में हमारे पास ये एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसके अंदर मेनली वाटर होगा। हमें वाटर का मास क्या दे रखा था, 1 kg, क्योंकि नीचे 1 लिखा है, इसका मतलब 1 kg वाटर है हमारे पास। 1 kg मतलब कि 1000 ग्राम और उसका मोलर मास होता है हमारे पास 18। क्लियर है? क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं तो ये गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमने यहां से पता करा है क्योंकि नीचे 1 आ रहा है। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 55.5। ये हो जाएगा हमारे पास 5.2 डिवाइड बाय 55.5 प्लस 5, ये हो जाएगा हमारे पास 60.7 एंड इसे डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्स 0.086। क्लियर है? तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंसंट्रेटेड H2SO4 इज 95% बाय वेट। ये हमें क्या दे रखा, वेट बाय वेट परसेंट। इफ द डेंसिटी ऑफ द कमर्शियल एसिड इज 1.834, फाइंड करनी है हमें मोलैरिटी। हमें मोलैरिटी निकालनी है। आपको एक रिलेशन बताया था मैंने, जो मोलैरिटी है वो बराबर होता है 10x d में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहां पर हमारे पास x क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज है, एंड d हमारे पास है डेंसिटी। सॉल्व करते हैं। 10 मल्टीप्लाई में x वेट बाय वेट परसेंटेज है जो हमें दे रखा है 95, मल्टीप्लाई में
डेंसिटी हमारे पास दे रखी है 1.834 डिवाइड बाय, हमें दे रखा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है हमारे पास, H2SO4 है, H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 232 एंड ये 64, ऐड कर देंगे तो 98। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा, ये कट जाएगा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्स आ जाएगा यहाँ पे 17.77 मोलैरिटी। क्लियर है, ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, 17.8। ये हो जाएगा हमारे पास, इधर आके ट्रांसफर हो जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 17.8 मोलैरिटी। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम वाटर। हम 120 ग्राम यूरिया को मिक्स कर रहे हैं 1000 ग्राम वाटर में, जिससे हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है जिसकी डेंसिटी है हमारे पास, ये दे रखी है 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें फाइंड करनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है हमारे पास 120 एंड मोलर मास दे रखा है हमें ब्रैकेट में 60U डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया, वॉल्यूम हम निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास मास अपॉन डेंसिटी। मास हम कौन सा लेंगे इसमें, ये या ये, यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन की डेंसिटी है तो हमें इन दोनों का मास लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है। तो हो जाएगा हमारे पास 1120 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी है 1.15। इस वॉल्यूम को हम यहाँ पुट कर देंगे 1120 डिवाइड बाय 1.15, लेकिन फॉर्मूला हमारे पास लीटर में है तो हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, इसे यहाँ पुट कर देते हैं अब 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन में 1120, ये ऊपर चला जाएगा 1.15 मल्टीप्लाई में 1000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट आएंगे नीचे 20, ये कट गया, ये हमारे पास हो जाएगा 230 और ये कुछ आ जाएगा हमारे पास 2.05 मोलैरिटी। कौन सा ऑप्शन है ये हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। इस क्वेश्चन में हमसे मोलैरिटी भी पूछ सकता था। मोलैरिटी होती है 1000 इंटू में मोलैरिटी डिवाइड बाय 1000 डेंसिटी माइनस में मोलैरिटी इंटू में मॉलिक्यूलर वेट। हमें मॉलिक्यूलर वेट भी पता है यूरिया का, मोलैरिटी भी पता है, डेंसिटी भी पता है, तो हमसे इससे मोलैरिटी भी पूछ सकते हैं। क्लियर है, प्लीज मेक नोट। क्वेश्चन है हमारे पास, एन एलिमेंट एक्स हैज फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन। आइसोटोप क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जितने भी एक्स एलिमेंट है सबका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर क्या है हमारे पास डिफरेंट है। एंड इट्स कंपोजिशन में ये दे रखी 90%, इसके लिए दे रखी 8% एंड इसके लिए दे रखी 2%। हमें कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ एन आइसोटोप्स, मास ऑफ आइसोटोप्स मल्टीप्लाई में परसेंटेज नंबर ऑफ पार्टिकल। इन दोनों जो हमें दिए हों, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं। इनमें से हमें जो दिया होगा हम वो यूज करेंगे, डिवाइड बाय समेशन ऑफ परसेंटेज या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमें मास ऑफ आइसोटोप्स पहला दे रखा है 200, हमें परसेंटेज दे रखा है तो हम परसेंटेज लेंगे 90 प्लस में। नेक्स्ट हमारे पास है 199, समेशन लगाया मतलब प्लस करना है हमें, मल्टीप्लाई में इसका कंपोजिशन है 8। नेक्स्ट हमारे पास है 202 एंड ये कितना परसेंट है 2%, डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज लेते हैं हम समेशन, तो क्या करेंगे 90 प्लस 8 प्लस 2, ये हो जाएगा 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 18,000 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1592
प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 404 डिवाइड बाय, ये टोटल हो रहा है 100, इसको हम ऐड कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्स 199.96 AMU। ये हमारे पास आंसर होगा हमारा करेक्ट, ये हमारा आंसर हो गया। ये इनमें से हमारे पास आंसर हो जाएगा 200, क्योंकि अगर हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 200 AMU। क्लियर है? यहाँ पॉइंट के बाद 5 से बड़ा है तो हम इसे एक यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 200 AMU। क्लियर है? प्लीज में एक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड CXHYOZ इज 6:1। हमारे पास क्या बोला? रेशियो ऑफ मास, मतलब मास परसेंट ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, क्या है हमारे पास? 6:1 है। उसके बाद इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड अबव कंपाउंड CXHYOZ कंटेन हाफ ऑक्सीजन, मतलब हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसमें जितना भी ऑक्सीजन है उसका आधा अमाउंट रिक्वायर होता है हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ CXHY को बर्न करने के लिए। यहाँ हम बर्न कर रहे हैं किसको? CXHY को हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है? CO2 + H2 मिलता है। अगर हम रिएक्शन बैलेंस करें तो ये x टाइम्स, यहाँ पर x प्लस में y/4 और यहाँ आ जाएगा y/2। मतलब हमें इसको कंप्लीटली बर्न करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसका आधा अमाउंट इसके अंदर में प्रेजेंट है। तो हमसे पूछा जा रहा है द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। एक बार फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इज 6:1। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हमें दे रखा है 6:1। उसके बाद कहा जा रहा है इफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड CXHYOZ कंटेन्स हाफ एज मच ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मतलब एक मॉलिक्यूल कंपाउंड को बर्न करने के लिए जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए उसका आधा ऑक्सीजन इसके अंदर में प्रेजेंट है। जितना ऑक्सीजन इसको बर्न करने के लिए चाहिए इस कंपाउंड को, उतना उसका आधा ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमसे पूछा जा रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये मतलब मेनली हमें यहाँ पर XYZ की वैल्यू चाहिए। पहले देखते हैं इसे। हमें यहाँ ये नहीं पता कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, तो यहाँ में दे रखा है कि कार्बन कितने x है एंड हाइड्रोजन कितने y है। नंबर ऑफ कार्बन एटम x है एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? y। अगर हम मास परसेंटेज देखें तो हमें कार्बन का मास पता है कितना होता है? 12 एंड हाइड्रोजन का मास पता है कितना होता है? 1 होता है। इसको कंपेयर करते हैं 12x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू में क्या दे रखा है? हमें 6:1 दे रखा है। यहाँ से y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। क्लियर है? हम y की वैल्यू यहाँ से वहां पुट कर सकते हैं तो हमारे पास आएगा CXH2x, y की जगह हमने 2x रख दिया प्लस में। अगर हम यहाँ y की जगह 2x रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस में x/2 और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3x/2 O2 गिव्स, ये हो जाएगा हमारे पास XCO2 प्लस में y की जगह हम 2x पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये XH2O। एक बार देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस है नहीं है। x कार्बन है हमारे पास, x कार्बन है, 3x/2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारे पास XO2 और ये 2XO2। अगर इनको ऐड किया जाए तो 2 से 2 कट जाएगा, 3x ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2x और ये 3x ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2x है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2x है, मतलब रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की अमाउंट भी आ गई है। अब हम देख सकते हैं हमारे पास हाइड्रोजन, ये रहा ये हमारे पास क्या है? कार्बन है, ये हाइड्रोजन है एंड हमारे पास ऑक्सीजन भी आ गया। अब इनका रेशो निकाल लेते हैं। कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन, इनका रेशो लिखते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 3x/2 रेशो। हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन y है एंड y हमारे पास क्या है 2x है, तो यहाँ ले लेंगे हम 2x रेशो। हमारे पास कार्बन कितना है x है, तो आ जाएगा x।
यहाँ से हम x काट सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1:2/3/2। इसके एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 2:4:3। पुट कर देते हैं यहाँ पर कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन 3। ये हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्लियर है? ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, करेक्ट आंसर है। प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4। हमारे पास क्या दे रखा है? मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ नाइट्रोजन का रेशो 1/4 दे रखा है, एंड द रेशो ऑफ देयर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का रेशो पूछ रहा है हमसे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर। मतलब हमें इनका रेशो निकालना है। सॉल्व करते हैं। एंड हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर। तो पहले हम लेंगे ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू में फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर। गिवन मास क्या है हमारे पास? मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 32 एंड यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय गिवन मास हमारे पास नाइट्रोजन के लिए N2 एंड इसका मोलर मास होता है 28 इनटू में एवोगैड्रो नंबर। Na से Na कट जाएगा, यहाँ पे ये 7 और ये 8 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आएगा मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। ये 7 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, 7/8। मास ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशो हमें दे रखा है 1/4। तो यहाँ ले लेंगे हम 1/4 मल्टीप्लाई में 7/8, ये हो जाएगा 7/32। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 4 करेक्ट। प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल वॉज एडिड टू 50 मिलीलीटर ऑफ एसिटिक एसिड। ये कंसंट्रेशन दे रखी है हमें 0.06 नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन है, और इसमें वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 50 मिलीलीटर इसके लिए वॉल्यूम। फिर से देखते हैं। 3 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल वॉज एडेड टू 50 मिलीलीटर ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। मतलब हमारे पास पहले सॉल्यूशन था 0.06 नॉर्मेलिटी का, इसके अंदर में हमने 3 ग्राम चारकोल डाला, और डालने के बाद आफ्टर एन आर इट वॉज फाउंड दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्ट्रेट वॉज फाउंड टू बी ये। मतलब जब हमने 3 ग्राम चारकोल डाल दिया तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? 0.042 नॉर्मेलिटी। हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर इसकी नॉर्मेलिटी कम हो गई है। नॉर्मेलिटी कम होने का मतलब है कि उसके अंदर में जो एसिटिक एसिड है वो कम हो गया है, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे पास किसका है? एसिटिक एसिड का है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब्ड, मतलब जब चारकोल इसके अंदर में आया तो एसिटिक एसिड की नॉर्मेलिटी खत्म हो गई है। इसका मतलब क्या? एसिटिक एसिड कम हो गया, और इसका मतलब है कि जो चारकोल है उसने एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लिया। तो हमें ये देखना है कि कितना अमाउंट एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब हो गया है। ये हमारे पास इनिशियल नॉर्मेलिटी है। यहाँ से हम निकालते हैं वेट ऑफ एसिटिक एसिड। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है हमारे पास गिवन मास। गिवन मास है हमारे पास, हमें निकालना है ये, तो डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट होगा एसिटिक एसिड का 60 डिवाइड बाय एन फैक्टर है इसका 1। एन फैक्टर हम लेते हैं कि वो कितने H पॉजिटिव लूज कर सकता है। अगर कोई एसिड है तो हमारे पास एसिड है CH3COOH, इसमें से सिर्फ एक H पॉजिटिव निकल सकता है। तो इसके लिए हमारे पास एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम ले लिए 60/1 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा इस तरीके से गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ से एन फैक्टर ऊपर चला गया। नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम हमारे पास 50 मिलीलीटर, 50 इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 चला जाएगा। यहाँ से एज से एजर कट जाएंगे इस तरह, और ये 6×5 30, ये भी कट जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास? W/3। हमारे पास नॉर्मेलिटी क्या है? 0.06 इज इक्वल टू में वेट अपॉन में 3। यहाँ से हमारे पास वेट आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 0.18 ग्राम। ये आ गया हमारे पास इनिशियल वेट जो चारकोल के मिक्स करने से पहले था।
अब हम देखेंगे चारकोल के मिक्स करने के बाद नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो कि होता है वेट, ये हम ले रहे हैं फाइनल वेट डिवाइड बाय मोलर मास, और एन फैक्टर हमारे पास 1 है, डिवाइड बाय वॉल्यूम 50 इंटू में 1000, ये बराबर है हमारे पास 0.042 इज इक्वल टू में फाइनल वेट मार देते हैं पहले, कट जाएगा इस तरह से, और ये 6 पंजे 30, ये से 0 कट जाएगा, नीचे बस बच जाएगा 3, तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बाय 3, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इन 1 2 0 पॉइंट इतने ग्राम आ गए हमारे पास फाइनल वेट। हम देख सकते हैं कि चारकोल डालने के बाद वेट कम हो चुका है। अगर हम देखिए कितना वेट एब्जॉर्ब हो गया है, एब्जॉर्ब्ड वेट, तो ये आएगा हमारे पास इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस 0.18 माइनस में 0.126, ये आ जाएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.054 ग्राम, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 54 मिलीग्राम। ये हमारे पास आगे इतना एब्जॉर्ब हुआ है। हमें बोला है द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल, ये कितने में ऑब्जर्व हुआ, 3 ग्राम चारकोल के द्वारा, 3 ग्राम चारकोल ने ऑब्जर्व किया है 54 मिलीग्राम एसिटिक एसिड, 54 मिलीग्राम। अगर हम बात करें 1 ग्राम चारकोल एब्जॉर्ब करेगा तो वो आ जाएगा हमारे पास 54 मिलीग्राम अपॉन में 3, हमारे पास आंसर आ जाएगा फिर 18 मिलीग्राम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है आपको, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन CO2 इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक, रेड हॉट कोक का मतलब है कोयला जिसको मैंने बहुत ज्यादा गर्म कर दिया है, इज पार्शियली गेट रिड्यूस टू CO, मतलब हम जब CO2 को पास करते हैं कार्बन के ऊपर से तो ये रिड्यूस हो जाता है CO में, इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। ये हमारे पास गैस है, कार्बन तो हमारे पास सॉलिड होता है कोयला, और ये हमारे पास गैस है। उसके बाद लिखा है, आगे पढ़ते हैं, अपॉन पासिंग 0.5 लीटर ऑफ CO2 ओवर रेड हॉट कोक, 0.5 लीटर CO2 इसके ऊपर से हम पास कर रहे हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मिक्सचर इंक्रीज टू 700 मिलीलीटर, मतलब इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम हो जा रहा है वो हो जा रहा है 700 मिलीलीटर, इसको भी लीटर में लिख देते हैं हम 0.7 लीटर। उसके बाद बोला जा रहा है दी कंपोजिशन ऑफ द गैसेस मिक्सचर एट STP, इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और CO दोनों बचा होगा। सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड यूज तो हुआ नहीं होगा, मतलब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ही बचा और कुछ CO भी बनाए, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास यहाँ से X कार्बन निकल के चला गया है, तो 0.5 लीटर प्लस में X बराबर होगा हमारे पास 0.7 के, हमारे पास यहाँ से X आ जाएगा 0.2 लीटर, X आ गया। यहाँ पर ये X हमारे पास वो X है जो कि कार्बन सॉलिड में से कन्वर्ट हुआ है गैस में, लेकिन हमसे पूछ जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, हमसे ये तो नहीं पूछ जा रहा कि कितना सॉलिड हमारे पास जो कोक है वो कन्वर्ट हो रहा है गैस में। तो हम यहाँ से इतना आ गया हमारे पास। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड बच गया है, तो जो हमारे पास रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड ये होगा, इनिशियल 0.5 था एंड फाइनल हमारे पास बच रहा है 0.2 लीटर, तो ये हो जाएगा 0.3 लीटर, इसे हम कह सकते हैं 300 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें CO की, हमारे पास टोटल है 700, तो हमारे पास CO कितना बच जाएगा, 700 माइनस में 300, ये हो जाएगा 400 मिलीलीटर, ये हमारे पास हो गया आंसर। CO2 है 300 एंड CO है 400, CO2 300 एंड CO 400, ये हमारे पास 4th आंसर करेक्ट है। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ओपन वेसल एट 300 केल्विन इज हीटेड टिल 2/5 ऑफ द एयर इन इट इज एक्सपेल्ड आउट। हमारे पास एक कंटेनर है जो कि 300 केल्विन पे है और इसके अंदर में हमारे पास क्या है, गैस पार्टिकल है, गैस भरी हुई है। इज हीटेड टिल 2/5 ऑफ द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, इसे हम हीट करना शुरू कर रहे हैं और तब तक हीट कर रहे हैं जब तक इसमें से 2/5 एयर बाहर ना निकल जाए। अज्यूमिंग दैट वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज कांस्टेंट, वॉल्यूम जो वेसल का वो कांस्टेंट है। हमें बोला है द टेम्परेचर एट विच
द वेसल इज हीटेड, हमें वो टेम्परेचर निकालना है जिस पर हम इसे हीट करेंगे। हमें शुरुआत का टेम्परेचर दे रखा T1 300 केल्विन, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स को हम n मान लेते हैं। अगर हम बात करें फाइनल टेम्परेचर जिससे हम हीट कर रहे हैं वो तो हमें पता नहीं है, निकालना है हमें। और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स क्या बचेंगे, इनिशियल माइनस में जो निकल गए हैं, निकले कितने हैं 2n/5, ये हो जाएगा हमारे पास 3n/5 जो कि फाइनली बच गए हैं। हम जानते हैं PV इज इक्वल टू में N RT, ये क्या है आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। हम जानते हैं यहाँ पर PV क्या है हमारे पास कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट, क्योंकि अगर हम किसी कंटेनर में गैस भरी है अगर हम उसे खोल देंगे तो एटमॉस्फेयर का जो गैस का प्रेशर वो तो चेंज होगा नहीं, इसलिए हमारे पास कांस्टेंट है। एंड वॉल्यूम हमें कांस्टेंट बोल रखा है, तो हम लेंगे N1 R T1 बराबर में N2 R T2, R से R कट जाएगा, N1 T1 बराबर में N2 T2। यहां से हमारे पास N1 है N एंड T1 है 300 केल्विन, यहाँ पर हमारे पास N2 है 3n/5 एंड टेम्परेचर T2 हमें निकालना है। यहाँ से N से N कट जाएगा, 3 से ये हो जाएगा 100 और हमारे पास हो जाएगा 500 केल्विन। तो हमारा आंसर हो जाएगा C, थर्ड आंसर है हमारे। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट मास ऑफ आयरन इन FeSO4.7H2O विच मस्ट बी एडेड इन 100 kg ऑफ व्हीट। मतलब हमारे पास 100 kg व्हीट है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं FeSO4 को, FeSO4.7H2O। तो हमें कैलकुलेट करना है कि हम जितना ऐड कर रहे हैं FeSO4 उसमें आयरन का मास कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें दे रखा है 10 ppm, मतलब पार्ट पर मिलियन। हम जितना भी ऐड कर रहे हैं व्हीट में जाने के बाद हमारे पास 10 ppm आ रहा है। देखते हैं ppm, इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट पर मिलियन, ये बराबर होता है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट, एंड सॉल्यूट है हमारे पास यहाँ पर आयरन है। वैसे तो हमारे पास पूरा सॉल्यूट है लेकिन हमें आयरन का मास निकालना है, तो हम यहाँ आयरन का लेंगे डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई में 10⁶। यहाँ मिलियन है इसलिए हमने 6 यूज किया है, अगर यहाँ बिलियन होता तो हम यहाँ यूज करते 9। हमें बोल रखा है कि हमारे पास 10 ppm है इज इक्वल टू में मास ऑफ आयरन डिवाइड बाय टोटल मास है हमारे पास 100 kg, इसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में 10⁶। यहाँ से ये इधर आ जाएगा, पूरा हो जाएगा 10⁶ डिवाइड बाय 10⁶ इज इक्वल टू मास ऑफ आयरन, ये कट जाएगा तो हमारे पास मास ऑफ आयरन आ जाएगा 1 ग्राम। मतलब हमारे पास जो FeSO4 है 10 पार्ट पर मिलियन में हमारे पास 1 ग्राम है। लेकिन अब हमें देखना है कि इफ FeSO4 में कितना आयरन है। अगर हम FeSO4.7H2O का मोलर मास निकाले तो आयरन का होता है हमारे पास 56 प्लस सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा 64, एक वाटर का होता है 18 लेकिन 7 वाटर है तो हमारे पास हो जाएगा 126। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा 278 ग्राम। ये हमारे पास है FeSO4 का मास। हमने यहां से देख लिया कि हमारे पास जो मास ऑफ आयरन है इस 10 पार्ट पर मिलियन में कितना है, 1 ग्राम है। हमें अब इसमें देखना पड़ेगा, इसमें तो टोटल मास कितना है। अब हम देखेंगे इसमें आयरन का मास कितना है। आयरन का मोलर मास कितना है, 56 है, तो 56 ग्राम आयरन है हमारे पास इतने फेरस सल्फेट में। यहाँ पर हमारे पास 1 ग्राम है तो हम 1 ग्राम आयरन निकाल लेंगे। 1 ग्राम आयरन हमारे पास कितने अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट में होगा, ये होगा 278 डिवाइड बाय 56। इसको सॉल्व करके हमारे पास 4.96 ग्राम। क्लियर है इतना, प्लीज मेक नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन सॉल्यूशन ऑफ HNO3 ऑफ डेंसिटी 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर एंड 63% वेट बाय वेट। हमें निकालनी है मोलैरिटी ऑफ HNO3 सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है 10
एक्स डी डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एक्स यहाँ पर हमारे पास होता है वेट बाय वेट परसेंटेज एंड डी हमारे पास क्या डेंसिटी है, पुट कर देते हैं 10। एक्स हमारे पास वेट बाय वेट परसेंटेज है 63, मल्टीप्लाई में डेंसिटी हमारे पास दे रखी है 1.4 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट HNO3, इसका होगा हमारे पास 14 + 1, ये हो जाएगा हमारे पास 63, ये कट जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ये 14 मोलरिटी, मतलब कंसंट्रेशन हमारे पास है 14 m। प्लीज मेक नोट। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ट्रांजिशन मेटल M forms a volatile chloride has a vapor density 94.8। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइड बाय 2। वेपर डेंसिटी में दे रखी है 94.8, ये 2 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना हो जाएगा, ये 6, 9, 18, इतना ग्राम है हमारे पास मोलर मास। इफ इट कंटेन 74.75% ऑफ क्लोरीन, मतलब इस मास का 74.75% क्या है, क्लोरीन है हमारे पास। क्लोरीन कितना है 189.6 मल्टीप्लाई में 74.75%, परसेंट टैंग नीचे 100 आ जाएगा, और ये पॉइंट टैंग नीचे एक और 100 आ जाएगा, पॉइंट टैंग तो नीचे 10 आ जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 141.72 ग्राम, इतना क्लोरीन है हमारे पास। हम जानते हैं कि एक क्लोरीन एटम का मास होता है 35, मास ऑफ 1 क्लोरीन एटम ये होता है हमारे पास 35.5। हम यहां से देख लेंगे कि इसमें कितने क्लोरीन के एटम है। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बराबर में टोटल मास डिवाइड बाय एक एटम का मास, 141.72 डिवाइड बाय 35.5, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 35 3 करीब ये हो जाएगा 3.9, ये हो जाएगा 4। क्लोरीन हमारे पास कितने हैं 4 है, एंड हमारे पास मेटल तो एक ही है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, सारे ऑप्शन हम देख सकते हैं एक मेटल है, बस क्लोरीन की वेरिएशन हो रही है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा MCl4। हमारे पास सेकंड ऑप्शन हो गया करेक्ट। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे और भी चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल हम जेईई के अपलोड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।